नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसमें राजनीति है, पुलिस है और एक 22 साल पुराना संगीन आरोप है। और सिर्फ आरोप नहीं, 100 करोड़ की धमकी है और फिर एक ऐसा यू टर्न जो किसी को भी चौंका दे। बिल्कुल, ये कहानी हरियाणा की राजनीति के दो काफी ताकतवर किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है 1988 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। और मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं है। सोचिए, एक रिटायर्ड टॉप पुलिस ऑफिसर एक बड़े राजनेता पर सरेआम यह आरोप लगाता है कि उन्हें 39 जूते मारे गए थे। और ये बात एक वीडियो में वायरल हो जाती है। हाँ, जिसके बाद मानहानि के मुकदमों की तलवारें खिंच जाती हैं। माहौल एकदम गर्मा जाता है और फिर अचानक सब कुछ शांत। बिल्कुल, जो लड़ाई एक बड़े तूफान की तरह शुरू हुई थी वो एक अजीब सी खामोशी में खत्म हो गई। और यही खामोशी अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए मामले को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वो आरोप क्या था, उसका संदर्भ क्या था, उस पर जो पलटवार हुआ उसकी रणनीति क्या थी, और सबसे जरूरी वो कौन सी वजह हो सकती है जिसने इस पूरी कहानी को 180 डिग्री पे घुमा दिया। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले उस आरोप पर आते हैं जिसने इस पूरे विवाद की कह सकते हैं आग लगाई। वो वीडियो जो वायरल हुआ था जी, नवंबर 2025 में एक इंटरव्यू का वीडियो वायरल होता है। इसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव एक बहुत ही गंभीर दावा करते हैं। हाँ, वो दावा करते हैं कि 17 दिसंबर 2003 को जब हरियाणा में इनेलो की सरकार थी तब अभय सिंह चौटाला ने उन्हें 39 जूते मारे थे। 39 जूते? जी। और ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, उन्होंने इसे यातना यानी टॉर्चर का नाम दिया। किसी सीनियर पुलिस अफसर का ऐसा कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये हुआ कहाँ और क्यों? इसका कोई बैकग्राउंड तो होगा। सिर्फ जूते मारने की बात तो हवा में नहीं हो सकती। बिल्कुल, यहीं पर संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। यादव के मुताबिक ये घटना सिरसा की चौटाला पुलिस चौकी में हुई थी। अच्छा। उस समय राम सिंह यादव वहां तैनात थे। उन्होंने एक रास्ता रोको आंदोलन के दौरान अजय चौटाला, जो अभय चौटाला के भाई हैं, को राजस्थान से हरियाणा में घुसते हुए गिरफ्तार किया था। अच्छा, तो एक बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य की गिरफ्तारी का मामला था। ठीक समझे। यादव का कहना है कि अजय चौटाला की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस चौकी ले जाया गया। वहां अभय सिंह चौटाला पहले से ही मौजूद थे और थानेदार की कुर्सी पर बैठे थे। ओहो। यादव का आरोप है कि वहीं पर उनके साथ ये सलूक किया गया। तो ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत हमले का नहीं, बल्कि सत्ता के कथित दुरुपयोग और एक ऑन ड्यूटी अफसर के अपमान से जुड़ जाता है। एक ऑन ड्यूटी आईपीएस अफसर पर सत्ताधारी पार्टी के एक नेता द्वारा हाथ उठाना, अगर ये सच है तो ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जाहिर है भी नहीं था। राजनीति में छवि ही सब कुछ होती है। सही बात है। और इस आरोप से सीधे उनकी छवि पर हमला हो रहा था। उन्होंने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से झूठा और मनगढ़ंत बताया। और इसे एक साजिश बताया होगा। बिल्कुल, उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए एक सोची समझी साजिश करार दिया। तो सिर्फ बयानबाजी हुई या कोई एक्शन भी लिया गया? एक्शन भी हुआ और बहुत बड़ा एक्शन। अभय चौटाला ने घोषणा की कि वो राम सिंह यादव के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। 100 करोड़? जी, 100 करोड़। उन्होंने कहा कि यादव को अब अदालत में इन आरोपों को साबित करना होगा और अगर वो नहीं कर पाए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। 100 करोड़, ये रकम तो बहुत ज्यादा है। क्या इसका मकसद सिर्फ हर्जाना लेना होता है या इसके पीछे कोई और रणनीति भी होती है? इसे स्ट्रैटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन या SLAP सूट की तरह भी देखा जा सकता है, जिसका मकसद होता है सामने वाले को डराना। 100 करोड़ का आंकड़ा सुनकर ही कोई भी आम इंसान कानूनी प्रक्रिया के बोझ, खर्च और सालों तक चलने वाली लड़ाई के बारे में सोचकर घबरा जाएगा। सही बात है। तो ये सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं होती, ये हिम्मत और संसाधनों की लड़ाई भी बन जाती है। केस शुरू होने से पहले ही सामने वाले पर दबाव बना दो। बिल्कुल। लेकिन इस लड़ाई में एक और किरदार की एंट्री होती है जो मामले को और दिलचस्प बना देती है। हाँ। राम सिंह यादव की पत्नी अनुपमा यादव। हाँ, और ये कोई मामूली एंट्री नहीं की। अनुपमा यादव खुद एक पूर्व जुडिशियल मजिस्ट्रेट रह चुकी हैं। यानी उन्हें कानून की अच्छी समझ है। बहुत अच्छी। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर घोषणा की
कि वे चौटाला भाइयों अजय और अभय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने इसे अपने परिवार की इज्जत की लड़ाई बताया। और उन्होंने सिर्फ लड़ने का ऐलान ही नहीं किया बल्कि इसके लिए एक अलग तरीका भी अपनाया। बिल्कुल, उन्होंने इस कानूनी लड़ाई के लिए लोगों से फंड जुटाने की एक ऑनलाइन मुहिम शुरू कर दी। अच्छा, क्राउड फंडिंग। जी, उनका तर्क था कि 100 करोड़ जैसे भारी भरकम दावे का सामना करने के लिए उन्हें आम जनता के समर्थन की जरूरत है। ये एक बहुत स्मार्ट मूव था। वो कैसे? इससे उन्होंने इस लड़ाई को एक व्यक्तिगत मामले से निकालकर एक आम परिवार बनाम एक शक्तिशाली राजनीतिक घराना की लड़ाई बना दिया। लोगों की सहानुभूति हासिल करने का ये एक बड़ा जरिया था। तो एक तरफ 100 करोड़ का कानूनी नोटिस और दूसरी तरफ जनता से चंदा इकट्ठा करके उसी का जवाब देने की तैयारी। जी, मामला पूरी तरह से एक बड़ी पब्लिक और लीगल लड़ाई की तरफ पड़ रहा था। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे ऐसा ही लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि अब तो ये विवाद अदालत की लंबी लड़ाई में ही सुलझेगा। और एक बात और ध्यान देने वाली है, ये घटना 2003 की बताई जा रही थी और मुद्दा उठा 2025 में। हाँ, 22 साल का फासला। जी, इतने सालों तक ये बात दबी क्यों रही और अब अचानक एक वायरल वीडियो से इसका बाहर आना, ये भी इस मामले को और पेचीदा बनाता है। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है। बिल्कुल। तो एक तरफ कानूनी लड़ाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी, दोनों पक्ष अड़े हुए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ अचानक बदल गया? यहाँ कहानी में वो मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। बिल्कुल, जब सब लोग एक लंबी और कांटे की टक्कर की उम्मीद कर रहे थे, तभी राम सिंह यादव ने एक सार्वजनिक बयान जारी करके अपने लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए। क्या मतलब? सब कुछ वापस? सब कुछ। उन्होंने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि अभय सिंह चौटाला ने उन्हें छित्तर यानी जूते मारे थे। ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में पेश किया गया और सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। ये तो अपने पहले वाले बयान से एकदम उल्टा है। उन्होंने जूते वाले शब्द को लेकर क्या सफाई दी? उन्होंने कहा कि जूते वाले जैसा शब्द एक अनजाने में बोला गया वाक्य था जिसका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं था। उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और माफी भी मांगी। हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं। ये समझना मुश्किल है, जो इंसान यातना जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, अपनी पत्नी के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई के लिए फंड जमा कर रहा था, वो अचानक माफी क्यों मांगने लगा? और सिर्फ माफी ही नहीं। हाँ, वही मैं कहने वाला था। आपने सही पकड़ा, उन्होंने सिर्फ माफी नहीं मांगी बल्कि अभय चौटाला की तारीफ भी की। क्या कहा? उन्होंने चौटाला को एक अच्छा और सम्मानित राजनेता बताया और उनके अच्छे राजनीतिक भविष्य की कामना भी की। कमाल है। यह उनके शुरुआती आरोपों से 180 डिग्री का यू टर्न था। जिस व्यक्ति पर उन्होंने टॉर्चर का आरोप लगाया, उसी को वो अब सम्मानित बता रहे थे। ये वाकई में चौंकाने वाला है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कोई भी इंसान जो इतने बड़े आरोप लगाता है, वो अचानक ऐसे पलट क्यों जाएगा? देखिए, जब इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले में अचानक यू टर्न आता है तो उसके पीछे की वजह सतह पर दिखाई नहीं देती। लेकिन हम कुछ संभावित कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं। पहला और सबसे सीधा कारण हो सकता है कानूनी दबाव। वो 100 करोड़ वाला? जी, 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कोई छोटी बात नहीं है। इसकी कानूनी प्रक्रिया सालों चलती है। वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्कर में इंसान आर्थिक और मानसिक रूप से टूट सकता है। हो सकता है कि उन्हें यह एहसास हुआ हो कि इस लड़ाई को लड़ना उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और दूसरा कारण? दूसरा कारण हो सकता है बैक चैनल यानी पर्दे के पीछे हुई कोई बातचीत या समझौता। अच्छा, कोई सेटलमेंट? हाँ, राजनीति में ये बहुत आम है। अक्सर जब विवाद बहुत बढ़ जाता है और दोनों पक्षों की छवि को नुकसान होने लगता है तो कुछ कॉमन दोस्त या मध्यस्थ बीच में आकर कोई समझौता करा देते हैं। और इसमें लेन देन कुछ भी हो सकता है? कुछ भी। मामला वापस लेने के बदले कोई आश्वासन या कोई और फायदा, ये सब हमेशा बंद दरवाजों के पीछे होता है। एक और पहलू ये भी हो सकता है कि क्या उनके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे? ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 22 साल पुरानी घटना को अदालत में साबित करना बेहद मुश्किल होता है। सही बात है। खासकर जब मुख्य सबूत सिर्फ आपकी जुबानी गवाही हो, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई चश्मदीद गवाह जो 22 साल बाद गवाही देने को तैयार हो सकता है कि कानूनी सलाह के बाद राम सिंह यादव को ये लगाओ
कि वो अदालत में अपना केस साबित नहीं कर पाएंगे और केस हारने की सूरत में उन्हें मानहानि का भारी हर्जाना देना पड़ सकता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? एक आईपीएस अधिकारी का दशकों पुराना दर्द, एक राजनेता की प्रतिष्ठा, 100 करोड़ का दावा और आखिर में एक माफीनामा। इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ कुछ बातें बहुत साफ होकर उभरती हैं। पहली, सोशल मीडिया की ताकत। हाँ, ये तो है। एक 22 साल पुरानी दबी हुई बात एक वायरल वीडियो के जरिए कैसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन सकती है, ये इसका बड़ा उदाहरण है। आज के दौर में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। और दूसरा, मानहानि के मुकदमों का एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल। आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है। हाँ, कि जब भी कोई आप पर आरोप लगाए तो उस पर इतने बड़े अमाउंट का मानहानि का केस कर दो कि वो बचाव की मुद्रा में आ जाए। बिल्कुल। ये बहस को सच और झूठ से हटाकर कौन कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है पर ले आता है। और सबसे अहम पहलू, ये अचानक हुआ यू टर्न, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि राजनीति और सत्ता के गलियारों में जो हमें दिखाई देता है वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होती। इस यू टर्न ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं। क्या ये वाकई में एक गलतफहमी थी, जैसा कि यादव ने कहा, या ये भारी भरकम कानूनी लड़ाई के दबाव का नतीजा था, या फिर पर्दे के पीछे कोई समझौता हुआ? जी, जिसके बारे में हमें और आपको कभी पता नहीं चलेगा। इन सवालों के जवाब शायद हमेशा के लिए इस कहानी के किरदारों के साथ ही दफन हो जाएंगे। ये पूरा घटनाक्रम हमें दिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में लगाए गए आरोपों और उनके खंडन की कहानी कितनी जटिल हो सकती है। जो मामला एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई बनता दिख रहा था, वो एक माफीनामे पर आकर इतनी शांति से खत्म हो गया कि यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। जो कहानी एक विस्फोटक आरोप से शुरू हुई, उसका अंत बेहद अप्रत्याशित और एक तरह से कह सकते हैं ठंडा रहा। हाँ। ये हमें ये भी सिखाता है कि बयानों के पीछे की सच्चाई कई बार सतह पर दिखने वाली चीजों से कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई होती है। एक वायरल वीडियो से जो चक्रवात शुरू हुआ था, वो एक सार्वजनिक माफीनामे के साथ शांत तो हो गया, लेकिन पानी के नीचे की हलचल शायद अभी भी जारी हो। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जब ताकतवर लोगों के बीच की लड़ाइयां शुरू तो बहुत शोर शराबे के साथ होती हैं, लेकिन उनका अंत अक्सर बंद दरवाजों के पीछे हुए समझौतों से होता है, तो फिर एक आम नागरिक के लिए सच का क्या मतलब रह जाता है? क्या सच भी बस एक सौदा बनकर रह जाता है, जिसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीदा या बेचा जा सकता है? ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।